तो दोस्तों आपको पता ही होगा, भारत ने अपनी सैन्य क्षमता को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए लगभग 3.6 लाख करोड़ रुपए की रक्षा खरीद को मंजूरी दी है। इस पैकेज में भारतीय वायुसेना के लिए 114 नए रफाल लड़ाकू विमान और नौसेना के लिए बोइंग के P-8I नेपच्यून टोही विमान शामिल हैं। रक्षा बजट को लगभग 15% की वृद्धि कर इससे करीब 85 अरब डॉलर तक पहुंचाया गया है। यह अपने आप में संकेत है कि न्यू दिल्ली अपने लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी इकोसिस्टम को लेकर कितनी सीरियस है। अब सवाल ये उठता है कि जब भविष्य ड्रोन और मानव रहित युद्ध प्रणालियों का बताया जा रहा है, तब भारत इतनी बड़ी संख्या में मानव संचालित लड़ाकू विमान क्यों खरीद रहा है? हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, वर्तमान चुनौतियों, रणनीतिक गणित और भविष्य की युद्ध तैयारी, इन सभी पहलुओं पर विस्तार से आज चर्चा करेंगे। अब ये समझौता क्यों इतना अहम है? मीडिया रिपोर्टों के अनुसार पश्चिमी पाकिस्तान और उत्तरी चीन मोर्चों पर भारत की बढ़ती चुनौतियों के बीच यह समझौता भारतीय वायुसेना की क्षमता में बड़ा इजाफा करता है। वर्तमान में भारतीय वायुसेना के पास सिर्फ 29 फाइटर स्क्वाड्रन सक्रिय हैं, जबकि आधिकारिक आवश्यकता लगभग 42 स्क्वाड्रन की है। एक स्क्वाड्रन में लगभग 18 से 20 विमान होते हैं। मिग 21 को सेवा से हटाया जा चुका है। मिग 29 के शुरुआती वेरिएंट सेवा से हट चुके हैं। अब डसाल्ट एविएशन के जो फ्रेंच जगुआर और मिराज 2000 भी आने वाले वर्षों में चरणबद्ध तरीके से बाहर हो जाएंगे। ऐसे में जो स्क्वाड्रन गैप है वो काफी ज्यादा हो चुका है। अब रक्षा सचिव के अनुसार इस नए फ्रेमवर्क में 114 में से 18 विमान सीधे फ्रांस से आए, जबकि शेष 90 विमान भारत में 40 से 50% लोकलाइजेशन के साथ बनाए जाएंगे। यह मेक इन इंडिया के तहत एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट समझौता होगा, यानी बिचौलियों का कोई रोल नहीं होगा। इस डील के बाद भारत के पास कुल मिलाकर लगभग 176 रफाल विमान होंगे। 36 पहले से सक्रिय हैं, 26 नौसेना के लिए हैं और लगभग 114 नए प्रस्तावित हैं। पॉइंट टू ये है कि रफाल की एक हिस्टोरिकल लाइन है। इसका भारत के साथ लंबा लेकिन रणनीतिक यानी स्ट्रेटेजिक सफर रहा है। 1999 के कारगिल युद्ध के बाद भारतीय वायुसेना ने आधुनिक मल्टी रोल फाइटर की जरूरत जताई। उस समय डिसाल्ट एविएशन द्वारा निर्मित मिराज 2000 ने अपनी सटीक बमबारी और हर मौसम में काम करने की क्षमता से भरोसा जीता। इसके बाद शुरू हुआ MMRCA यानी मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम। 6 विमानों में प्रतिस्पर्धा हुई और अंततः डेसल्ट राफेल को चुना गया। 2016 में भारत ने फ्रांस के साथ 36 रफाल विमानों का समझौता किया। अब 114 विमानों की इस नई मंजूरी को उसी प्रक्रिया का विस्तृत संस्करण माना जा रहा है। पॉइंट 3 है, अब सवाल यह आता है कि आखिर रफाली क्यों? तो देखो, भारत के सामने दो फ्रंट वार की संभावनाएं हमेशा है। भारत को पश्चिम में पाकिस्तान और उत्तर में चीन दोनों से चुनौतियां हैं। चीन और पाकिस्तान की वायुसेना, जिनके पास चीनी J-10 जैसे आधुनिक विमान हैं, को देखते हुए भारत को तकनीकी बढ़त चाहिए। रफाल की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। AESA रडार, बियॉन्ड विजुअल रेंज, BVR यानी बिना आंखों से देखे टारगेट पे निशाना लगाना। स्कैल्प और मेटियोर मिसाइल, मल्टी रोल, एयर टू एयर या एयर टू ग्राउंड सपोर्ट। अब दूसरा है लॉजिस्टिक और ट्रेनिंग बेनिफिट्स। पहले से 36 रफाल सेवा में है। अब नई खेप आने से स्पेयर पार्ट्स की लागत घटेगी, पायलट ट्रेनिंग आसान होगी, रख रखाव इंफ्रास्ट्रक्चर साझा हो जाएगा। तीसरी जो पॉइंट है वो है फ्रांस की विश्वसनीयता, यानी फ्रांस की रिलायबिलिटी। भारत का अनुभव ये रहा है कि फ्रांस ने संकट के समय भी सप्लाई और तकनीकी सहयोग कभी नहीं रोका। इसके विपरीत कुछ वेस्टर्न देशों ने अतीत में हमारे ऊपर प्रतिबंध लगाए हैं। अमेरिकी F-35 विकल्प की चर्चा तो हुई, लेकिन उसमें उसमें सॉफ्टवेयर निर्भरता यानी सॉफ्टवेयर की डिपेंडेंसी और जो एक्सपोर्ट का कंट्रोल है उसका रिस्क है। यानी अमेरिका कभी भी उसके पार्ट्स को बैन कर सकता है और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर तो वो करेगा ही नहीं। रफाल खरीदने का चौथा कारण यह आता है कि तकनीकी ट्रांसफर और लोकल निर्माण हो सकता है। 90 से अधिक विमानों का भारत में निर्माण होने से, हालांकि निर्माण सही वर्ड नहीं है क्योंकि ये सिर्फ असेंबलिंग ही है, इससे एयरोस्पेस इकोसिस्टम तो मजबूत होगा ही, निजी और सार्वजनिक कंपनियों को भी काम मिलेगा। अब एक और सवाल आता है कि जब ड्रोन भविष्य हैं, तो इतने सारे रफाल खरीदने की क्या जरूरत है? क्यों ना हम ये सारा पैसा हम ड्रोन टेक्नोलॉजी में लगा सकते हैं?
आज युद्ध का चेहरा बदल रहा है। रूस यूक्रेन संघर्ष ने दिखाया है कि ड्रोन और लूटरिंग म्यूनिशन बेहद प्रभावी हो सकते हैं। तो फिर ये 114 मानव संचालित जेट क्यों? अब देखो, इसका रीजन ये है, एयर सुपियोरिटी में अभी भी मानव संचालित जेट से ड्रोन निगरानी और सीमित हमलों में प्रभावी है। लेकिन एयर टू एयर डॉग फाइट, इनमें अभी भी मानव संचालित जेट बेहतर है। भविष्य जो है वो मैन और अनमैन टीमिंग का है, यानी दोनों का एक साथ लॉन्च करना और एक दूसरे का सहयोग करना। रफाल जैसे जो जेट हैं वो भविष्य में ड्रोन स्वार्म को नियंत्रित करने में मदरशिप बन सकते हैं। तीसरा है परमाणु प्रतिरोधक क्षमता। भारत की न्यूक्लियर ट्रायड में एयर लैग महत्वपूर्ण है। इसके लिए भरोसेमंद, लंबी दूरी और उच्च पेलोड क्षमता वाला जेट चाहिए। अब न्यूक्लियर ट्रायड का मतलब है कि परमाणु हथियार लॉन्च करने के 3 अलग-अलग तरीके होते हैं। भारत की परमाणु नीति 3 हिस्सों पर आधारित है। पहला है लैंड बेस्ड, यानी जमीन से। मिसाइलें जो जमीन से छोड़ी जाती हैं, उदाहरण यानी लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल्स। दूसरा है सी बेस्ड, यानी समुद्र से, पनडुब्बी से छोड़े जाने वाली परमाणु मिसाइलें। तीसरा है एयर बेस्ड, यानी हवा से। यही एयर लैग है, यानी लड़ाकू विमान को जो परमाणु हथियार लेकर उड़ सकते हैं और जरूरत पड़ने पर उन्हें गिरा सकते हैं। एयर लैग बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है भारत की परमाणु ताकत सिर्फ मिसाइलों पर नहीं है। विमान भी परमाणु हथियार ले जाने की क्षमता रखते हैं। यह क्यों जरूरी है? अगर जमीन वाली मिसाइल साइट नष्ट हो जाए, अगर समुद्री परमाणु पनडुब्बी ट्रैक हो जाए, या अगर किसी कारण एक सिस्टम फेल हो जाए, तो भी भारत जवाब दे सकता है। इसे कहते हैं क्रेडिबल डिफेंस, यानी दुश्मन को यकीन हो कि हमला करने पर जवाब मिलेगा ही मिलेगा। भरोसेमंद, लंबी दूरी और उच्च पेलोड क्षमता वाले जेट चाहिए। क्यों? क्योंकि इसे 3 हिस्सों में समझते हैं। पहली चीज है रिलायबिलिटी। परमाणु मिशन में गलती की गुंजाइश नहीं होती। जेट को हर परिस्थिति में काम करना चाहिए, चाहे वो रात हो, खराब मौसम हो या इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग हो। दूसरा है लॉन्ग रेंज, यानी लंबी दूरी। अगर लक्ष्य दूर हो तो विमान का लंबी दूरी में उड़ना, हवा में ईंधन भरना, सुरक्षित वापस आना, ये तीनों चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। तीसरा है उच्च पेलोड क्षमता, यानी हाई पेलोड। पेलोड का मतलब क्या होता है? कितना वजन ले जा सकता है। यानी जेट को भारी बम या लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल ले जाने की क्षमता होनी चाहिए। तो इसका रफाल से क्या संबंध है? आधुनिक मल्टी रोल जेट जैसे होते हैं, ये डिसाल्ट का अभियान है, डिसाल्ट कंपनी है, रफाइल उसका प्रोडक्ट है। तो आधुनिक मल्टी रोल जेट जैसे डिफॉल्ट रफेल लंबी दूरी की स्ट्राइक कर सकते हैं, भारी हथियार ले जा सकते हैं, उन्नत एवियोनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा रखते हैं। इसलिए वो एयर लैग को मजबूत करते हैं। इसका एक आसान उदाहरण है, मान लीजिए आपके घर की सुरक्षा 3 दरवाजे हैं, मुख्य गेट, पिछला दरवाजा, छत का रास्ता। अगर कोई एक रास्ता बंद कर दे तब भी आप सुरक्षित रहते हैं। न्यूक्लियर ट्रायड भी वैसी ही सुरक्षा व्यवस्था है। चौथा रीजन है कि तकनीकी, यानी टेक्निकल अनरिलायबिलिटी। ड्रोन युद्ध अभी विकसित हो रहा है। साइबर अटैक या जीपीएस जैमिंग से ड्रोन प्रभावित हो सकता है। पूर्ण निर्भरता, ड्रोन्स पर पूर्ण निर्भरता जोखिमपूर्ण है। पांचवा पॉइंट है समय का दबाव। तेजस कार्यक्रम में देरी हुई है। एएमसीए, एडवांस मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, अभी विकासधीन है। स्क्वाड्रन गैप को तुरंत भरना जरूरी है। ड्रोन से वह गैप नहीं भरेगा। भारतीय वायुसेना की जो वास्तविक चुनौती है वो अभी भी यह है कि हमारे पास सिर्फ 29 स्क्वाड्रन सक्रिय हैं, जबकि आवश्यकता 42 स्क्वाड्रन की है। 8 से 10 स्क्वाड्रन रिटायरमेंट के कगार पे हैं। जैगुआर 1970 और 1980 के दशक के हैं। मिराज 2000 या मिग 29 अपग्रेड हुए हैं, लेकिन उनकी ऑपरेशनल लाइफ बहुत लिमिटेड है। स्वदेशी एचएएल तेजस कार्यक्रम 1980 से के दशक से चल रहा है, पर अभी तक केवल 2 स्क्वाड्रन पूर्ण रूप से तैयार है। एक आर्थिक और कूटनीतिक आयाम भी होते हैं। कोई भी डिफेंस डील सिर्फ सैन्य नहीं होती, कूटनीतिक भी होती है। फ्रांस के साथ राजनीतिक साझेदारी मजबूत करना हमारा एक स्ट्रेटेजिक स्टेप है। हिंद महासागर क्षेत्र में हम सहयोग कर रहे हैं। रक्षा उत्पादन में विदेशी निवेश आ रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की भारत यात्रा के दौरान यह डील राजनीतिक संकेत भी देती है कि भारत मल्टीपोलर दुनिया में संतुलित साझेदारी चाहता है। अब संभावित कुछ आलोचनाएं भी होती हैं, कुछ क्रिटिसिज्म भी होता है। अब रफाल के कहा यह जा रहा है कि लागत बहुत अधिक है, स्वदेशी कार्यक्रम मेक इन इंडिया और मेक इन इंडिया पर असर पड़ेगा। ड्रोन भविष्य को देखते हुए पारंपरिक जेट पर बड़ा निवेश सही नहीं है। सच यह है कि तत्काल सुरक्षा जरूरतें प्राइमरी हैं, यानी प्राथमिक है।
स्वदेशी कार्यक्रम बहुत समय लेंगे। रफाल अंतरिम लेकिन मजबूत समाधान है। भारत की व्यापारिक सामरिक सोच जो है वो यानी रक्षा रणनीति 3 स्तंभों पर आधारित है। पहला स्तंभ है डिटरेंस यानी प्रतिरोधक क्षमता। ऐसी क्षमता कि दुश्मन हमला करने से पहले सोचे। दूसरी है त्वरित प्रतिक्रिया यानी रैपिड रिस्पॉन्स। सीमा पर त्वरित एयर पावर प्रोजेक्शन। तीसरा है टेक्नोलॉजिकल डेप्थ यानी तकनीकी गहराई। भविष्य के स्वदेशी कार्यक्रमों के लिए अनुभव और औद्योगिक आधार ये बहुत जरूरी है। रफाल इन तीनों में फिट बैठता है। अब आगे क्या है? 2028 से मरीन वेरिएंट की डिलीवरी 3-4 साल में वायुसेना के लिए स्टार्ट हो जाए। धीरे धीरे स्क्वाड्रन संख्या बढ़ाकर लगभग 35 तक की जा सकती है, लेकिन 42 स्क्वाड्रन का लक्ष्य अभी भी एक चैलेंज ही है। तो इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि 114 रफाल विमानों की मंजूरी केवल एक रक्षा खरीद नहीं है, बल्कि भारत की बदलती सुरक्षा सोच का एक मिरर है यानी प्रतिबिंब है। हाँ, भविष्य में ड्रोन और एआई आधारित युद्ध प्रणालियां अहम होंगी, लेकिन वर्तमान में टू फ्रंट वॉर यानी 2 फ्रंट से लड़ाई के खतरे, स्क्वाड्रन की कमी और तत्काल ऑपरेशनल आवश्यकता को देखते हुए रफाल एक व्यावहारिक और त्वरित समाधान है। भारत ने यह दावा इसलिए लगाया है क्योंकि मजबूत बेड़े का प्रतिस्थापन जरूरी है। चीन पाकिस्तान चुनौती वास्तविक है। फ्रांस विश्वसनीय साझेदार है। लॉजिस्टिक निरंतरता बनी रहनी जरूरी है। ड्रोन भविष्य है, पर अभी पूर्ण विकल्प नहीं है। रफाल का सौदा ये एक ब्रिज स्ट्रेटजी है जो भारत को वर्तमान सुरक्षा अंतराल से निकालकर भविष्य की स्वदेशी और मानव रहित प्रणालियों को ले जाने का मार्ग देता है। आने वाले दशक में यह साफ होगा कि यह दाव भारत के लिए सामरिक ही नहीं, बल्कि औद्योगिक और कूटनीतिक रूप से भी कितना लाभकारी साबित हो सकता है। नमस्कार।